गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कोर्स 4 के यूनिट 1 का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। कोर्स 4 के यूनिट 1 में हम लोगों ने अब तक अध्ययन किया है त्रिभाषा सूत्र का, त्रिभाषा सूत्र के मूल अवधारणाओं का, त्रिभाषा सूत्र का आकलन का अध्ययन किया है। त्रिभाषा भारत में किस भाषा का प्रयोग किया जाए, स्वतंत्रता से पहले भारत की भाषा नीति क्या थी, स्वतंत्रता पूर्व भारत की भाषा नीति क्या थी, स्वतंत्रता के बाद की भाषा नीति क्या है, इन सबों की चर्चा हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में की है। स्वतंत्रता से पहले भारत की भाषा नीति संस्कृत थी। संस्कृत में ही सारे कार्य होते थे। इसके पश्चात बौद्ध काल में प्राकृत और पाली भाषा का अध्ययन अध्यापन हुआ। सारे कामकाज प्राकृत और पाली भाषा में किए जाते थे। उसके पश्चात मुगलों का शासनकाल आया। मुगलों के शासनकाल में ये उर्दू और फारसी का विकास हुआ। इनका अध्ययन हम लोगों ने किया है। इसके स्वतंत्रता के पश्चात भारत की भाषा नीति का अध्ययन किया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कौन सी भाषा लागू की जाए, तो पहले द्विभाषा सूत्र का दिया गया कि हिंदी और अंग्रेजी। फिर त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला लागू किया गया, एक मातृभाषा, एक संपर्क भाषा और एक अंग्रेजी। संपर्क भाषा जो लोग अधिक बोलते हैं, है ना, अधिक जिस भाषा का प्रयोग अत्यधिक रूप में होता है वो संपर्क भाषा। संपर्क भाषा हिंदी भी हो सकती है, क्योंकि भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या ये है। फिर हम लोगों ने अध्ययन किया औपनिवेशिक वाद विवाद पर। औपनिवेशिक वाद विवाद पर, संवैधानिक प्रावधानों पर, कि संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत में भाषा के विविध रूप। भारत में भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में भाषा के विभिन्न रूपों के बारे में, पहले कि भारत के संदर्भ में भाषाओं का रूप क्या है, तो पहला हम लोग मातृभाषा से शुरू करते हैं। मातृभाषा मदर टंग भाषा का प्रथम रूप मातृभाषा है। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है माँ से ग्रहण की हुई भाषा। भाषा का प्रथम रूप मातृभाषा है और मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है माँ से ग्रहण की हुई भाषा। किंतु हम जननी जन्मभूमिश्च कहकर माँ के विशाल रूप में मातृभूमि को देखते हैं, किंतु हम अपनी जननी जन्मभूमिश्च कहकर माँ के विशाल रूप को देखते हैं। माँ के विशाल रूप में मातृभूमि को देखते हैं। आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत में भाषा के विविध रूप के, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज फॉर इन इंडिया। भारत के संदर्भ में भाषाओं में पहली भाषा मातृभाषा। भाषा का प्रथम रूप है मातृभाषा। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है माँ से ग्रहण की हुई भाषा, किंतु हम जननी जन्मभूमिश्च कहकर माँ के विशाल रूप में मातृभूमि को भी देखते हैं। अतः जन्मभूमि में व्यवहृत भाषा को अर्थात जन्मभूमि में व्यवहृत भाषा को मातृभाषा कहते हैं। कभी कभी माँ की भाषा और मातृभाषा की स्वीकृत भाषा में अंतर होता है। कभी कभी माँ की भाषा और मातृभाषा की स्वीकृत भाषा में अंतर होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश छात्र प्रारंभ से ही अपनी माता के मुंह से अवधी, ब्रज, भोजपुरी आदि सुनते हैं,
किंतु उत्तर प्रदेश की मातृभाषा हिंदी है। अवधी, ब्रज, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, भोजपुरी आदि हिंदी की बोलियां हैं। ये स्वतंत्र भाषाएं नहीं हैं। इसमें इन्हें जनपद भाषा भी कहा जाता है। संसार के सभी देशों में स्वीकृत भाषाओं की अपनी अपनी बोलियां भी हैं। अंग्रेजी इंग्लैंड की मातृभाषा है, किंतु वेल्स जैसी समृद्ध भाषा को भी बोली का अवसर मिल सका है। जनपद भाषाओं को मातृभाषा के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। बैलार्ड ने घर की बोली को माता की भाषा मदर्स टंग और समाज द्वारा स्वीकृत भाषा को मातृभाषा मदर टंग कहा है। तो पहला जो भाषा का पहला रूप है वो है मातृभाषा। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है माँ से ग्रहण की हुई भाषा। किंतु हम जब जननी जन्मभूमिश्च कहकर माँ के विशाल रूप में मातृभूमि को भी देखते हैं। अतः जन्मभूमि में व्यवहृत भाषा को मातृभाषा कहते हैं। कभी कभी माँ की भाषा और मातृभाषा की स्वीकृत भाषा में अंतर होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश छात्र प्रारंभ से ही अपनी माता के मुंह से अवधी, ब्रज, भोजपुरी आदि सुनते हैं, किंतु उत्तर प्रदेश की मातृभाषा हिंदी है। अवधी, ब्रज, भोजपुरी आदि हिंदी की बोलियां हैं। ये स्वतंत्र भाषाएं नहीं हैं। इसे जनपद भाषा भी कहा जाता है। संसार के सभी देशों में स्वीकृत भाषाओं की अपनी अपनी बोलियां भी हैं। अंग्रेजी इंग्लैंड की मातृभाषा है, किंतु वेल्स जैसे समृद्ध भाषा को भी बोली का ही अवसर मिला हुआ है। जनपद भाषाओं को मातृभाषा के समकक्ष नहीं रखा जा सकता है। वेलार्ड ने घर की बोली को माता की भाषा मदर्स टंग और समाज द्वारा स्वीकृत भाषा को मातृभाषा मदर्स टंग कहा है। दूसरा, प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय भाषा। भारत के संदर्भ में मातृभाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं। भारत के संदर्भ में मातृभाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं। भारत में बोलियां अनेक हैं, किंतु मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाएं 12 हैं। इन भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में यूँ लिखा गया है: असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। संस्कृत निजी क्षेत्र की भाषा नहीं है, फिर भी यह भारतीय भाषा है। संस्कृत निजी क्षेत्र की भाषा नहीं है, फिर भी यह भारतीय भाषा है। उर्दू, हिंदी, तमिल, तेलुगु और फिर संस्कृत निजी क्षेत्र की भाषा नहीं है, फिर भी यह भारतीय भाषा है। उर्दू हिंदी की शैली है, बोली है और किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है। राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात इन क्षेत्रीय भाषाओं को प्रादेशिक भाषा में भी कहा जा सकता है, क्योंकि वे किसी न किसी राज्य की मातृभाषाएं हैं। इसके पश्चात पहला भाषा के विविध रूप में पहला हम लोगों ने अध्ययन किया मातृभाषा का, दूसरा अध्ययन किया प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय भाषा का, तीसरा राष्ट्रभाषा। भाषा का दूसरा रूप राष्ट्रभाषा का है।
राष्ट्रभाषा वह होती है जो देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है और जिसमें राष्ट्र के निवासी परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व भी भारत की राष्ट्रभाषा सही मायने में हिंदी थी। हिंदी में ही दूर दक्षिण में स्थित रामेश्वरम के आसपास के लोग भारतीयों का स्वागत करते थे। भारत के अनेक तीर्थों में लोग इसी भाषा का व्यवहार करते थे। कलकत्ता, मुंबई, कराची, लाहौर, दिल्ली आदि नगरों में यह भाषा अपरिचित नहीं थी। हमारे राष्ट्र भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन था 14 सितंबर 1949 ईस्वी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी। उस दिन भारतीय संविधान सभा में सर्वसम्मति से स्वतंत्र भारत गणतंत्र संघ को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। हमारे राष्ट्र भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन था 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 ईस्वी। उस दिन भारतीय संविधान सभा में सर्वसम्मति से स्वतंत्र भारत गणतंत्र संघ को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकारा था। उस दिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, बंगला, असमिया और उड़िया को राज्यों की राजभाषा के रूप में स्वीकारा था। इसी राज्य की राजभाषा वर्ग में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को भी सम्मिलित किया गया है। संविधान के इसी राजभाषा वर्ग में संस्कृत, उर्दू तथा सिंधी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो हम लोगों ने भाषा के विविध रूप में पहला देखा मातृभाषा, दूसरा प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय भाषा, तीसरा राष्ट्रभाषा। अगला टॉपिक है राजभाषा। राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा का पद मिलना चाहिए। राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा का पद मिलना चाहिए। सभी स्वतंत्र देशों में राष्ट्रभाषाएं ही वहाँ की राजभाषाएं हैं। राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा का पद मिलना चाहिए। सभी स्वतंत्र देशों में राष्ट्रभाषाएं ही वहाँ की राजभाषाएं भी हैं। भारत में भी राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा होना चाहिए, किंतु इस समय दुर्भाग्य से दोनों में अंतर है। इस अंतर को शीघ्र समाप्त होना चाहिए। भारत में राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों में काफ़ी अंतर है। व्यवहारिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा होना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राष्ट्रभाषा राजभाषा अलग अलग है। इस दोनों में काफ़ी अंतर है। इस अंतर को शीघ्र ही समाप्त होना चाहिए। इस संदर्भ में शैलेश मटियानी का निम्नलिखित कथन ध्यान देने योग्य है, द्रष्टव्य है, आलोकित है। संविधान में राजभाषा के सारे अधिकार बिना शर्त अंग्रेजी को दिए गए हैं, लेकिन राजभाषा का पद घोषित रूप में नहीं दिया गया। संविधान में राजभाषा के सारे अधिकार बिना शर्त अंग्रेजी को दिए गए हैं, लेकिन राजभाषा का पद
घोषित रूप में नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा पद दिए गए होने की घोषणा की गई, लेकिन अधिकारों के नाम पर उसे अंग्रेजी की जूठन पर चलने को मोहताज रखा गया। पद की घोषणा के बाद सिर्फ अवधि का प्रश्न ही बाकी रह जाता है। पद की घोषणा के बाद सिर्फ अवधि का प्रश्न ही बाकी रह जाता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 343 खंड 1 में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी घोषित करने के बाद अनुच्छेद 351 में भारत सरकार को ये निर्देश दिए गए कि वे हिंदी को राजभाषा के पद के योग्य बनाने का काम भारत सरकार को सौंपने की यह कितनी अभूतपूर्व, यह उतनी ही अवैध और शर्मनाक व्यवस्था संविधान में सिर्फ हिंदी के लिए की गई और अंततः अवधि की सारी झंझटें ही समाप्त कर देने के पक्के इरादे में जब एक भी अहिंदी भाषी राज्य असहमत होगा, यह बहुमत संसदीय प्रणाली की शासन व्यवस्था में अल्पमत का चोर दरवाजा भी भाषा के मामले में सिर्फ हिंदी के लिए ही खोला गया। फिर से संविधान में इस संदर्भ में शैलेश मटियानी का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है, आलोकित है कि संविधान में राजभाषा के सारे अधिकार बिना शर्त अंग्रेजी को दे दिए गए हैं। संविधान में राजभाषा के सारे अधिकार बिना शर्त अंग्रेजी को दे दिए गए हैं, लेकिन राजभाषा का पद घोषित रूप से नहीं किया गया। हिंदी को राजभाषा का पद दिए गए होने की घोषणा की गई, लेकिन अधिकारों के नाम पर उसे अंग्रेजी के जूठन पर चलने को मोहताज रखा गया। पद की घोषणा के बाद सिर्फ अवधि का प्रश्न ही बाकी रह जाता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 343 खंड 1 में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी घोषित करने के बाद अनुच्छेद 351 में भारत सरकार को ये निर्देश दिए गए कि वे हिंदी को राजभाषा के पद के योग्य बनाने का काम भारत सरकार को सौंपने की और अंततः सौंपने की यह कितनी अभूतपूर्व, उतनी ही अवैध और शर्मनाक व्यवस्था संविधान में सिर्फ हिंदी के लिए की गई और अंततः अवधि की सारी झंझटों ही समाप्त करने के पक्के इरादों में जब तक एक भी अहिंदी भाषी राज्य असहमत होगा, यह बहुमत संसदीय प्रणाली की शासन व्यवस्था में अल्पमत का चोर दरवाजा भी भाषा के मामले में सिर्फ हिंदी के लिए ही खोला गया। लेकिन राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि दिनकर, महाकवि सुमित्रानंदन पंत और श्री महर्षि महादेवी वर्मा जी से लेकर जैनेन्द्र, यशपाल, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, नरेश मेहता, डॉक्टर रामविलास शर्मा, पंडित विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नामवर सिंह आदि तक हिंदी के साथ किए गए इस संवैधानिक मखौल को लेकिन किसी भी शिखर हिंदी लेखक ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। हिंदी दिवस के पाखंड पर्वों पर राजनेताओं की तर्ज में इन लोगों ने चाहे जितनी दूर की हाँकी हो, लेकिन राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में
ब्रिटिश साम्राज्यवाद की प्रेत छाया अंग्रेजी की तुलना में हिंदी की संवैधानिक और व्यवहारिक हैसियत किस शर्मनाक हद तक हास्यास्पद बना दी गई, इस दुर्सिंधी के विरुद्ध हिंदी के किसी भी मूर्धन्य ने अपनी जिह्वा के बंधन कभी नहीं खोले। हम लोगों ने अध्ययन किया मातृभाषा, प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। अगला है सांस्कृतिक भाषा। सांस्कृतिक भाषा तीसरे रूप में हम सभी भाषा के विविध रूप का अध्ययन कर रहे हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। उसमें पहला हम लोगों ने अध्ययन किया मातृभाषा का, फिर प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और अभी का अध्ययन किया। अब है सांस्कृतिक भाषा का। भाषा के विविध रूप में भाषा हमारे समाज संस्कृति हमारे समक्ष संस्कृति भाषा के रूप में भी आती है। समाज में संस्कृति भाषा के रूप में भी आती है। संस्कृति भाषा वह भाषा होती है जिसमें किसी देश की प्राचीन संस्कृति विद्यमान रहती है। इसे प्राचीन भाषा भी कहा जाता है। भारत की संस्कृति भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश हैं। भारत की संस्कृति भाषाओं में संस्कृत का सर्वप्रमुख स्थान है। अंग्रेजी इंग्लैंड की भी संस्कृति भाषा नहीं है। तब भारत की संस्कृति भाषा के रूप में तो उसका प्रश्न ही नहीं उठता। आजकल बहुत से विद्वान भारत की संस्कृति भाषा के रूप में अंग्रेजी को स्थान देने लगे हैं। जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलने में दक्ष है उसे सुसंस्कृत समझने लगते हैं। हमारे समक्ष संस्कृति भाषा के रूप में भी एक भाषा आती है। संस्कृति भाषा वह भाषा होती है जिसमें किसी देश की प्राचीन संस्कृति विद्यमान रहती है। इसे प्राचीन भाषा भी कहा जाता है। भारत की संस्कृति भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश हैं। भारत की संस्कृति भाषाओं में संस्कृत का सर्वप्रमुख स्थान है। अंग्रेजी इंग्लैंड की भी संस्कृति भाषा नहीं है। तब भारत की संस्कृति भाषा के रूप में तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता। आजकल बहुत से विद्वान भारतवर्ष की संस्कृति भाषा के रूप में अंग्रेजी को स्थान देने लगे हैं। जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलने में दक्ष है उसे सुसंस्कृत समझा जाता है। इस संबंध में वर्ष 1988 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मराठी कवि श्री विष्णु वामन शिखाड़कर दिए गए वक्तव्य का निम्नलिखित अंत विचारणीय है। संस्कृति भाषा के रूप में संस्कृत के बाद हिंदी उसका स्थान स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेती है। संस्कृति भाषा के रूप में संस्कृत के बाद हिंदी उसका स्थान स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेती है। इस संबंध में न्यायमूर्ति श्री सुरेंद्र नारायण द्विवेदी का मंतव्य भी द्रष्टव्य है। भारतीय संस्कृति का समुज्ज्वल वाङ्मय रूप संस्कृत भाषा है। यह अमृतवाणी है। इस भाषा के ही कारण भारतीय संस्कृति जीवित और जागृत है। यह कल्याणी भाषा शांतिदायिनी है।
निष्पक्ष भाव से सोचा जाए तो सभी भारतीय भाषाएं संस्कृत भाषा से दायाद संबंध रखती है, किंतु हिंदी भाषा पर सर्वाधिक दायित्व है। करोड़ों भारतवासियों द्वारा बोली जाने वाली, समझी जाने वाली और कार्य व्यापार में व्यवहृत होने वाली हिंदी भारत की स्वतः सिद्ध राष्ट्रभाषा है और इसका भविष्य उज्जवल है। हिंदी देश की संस्कृति की प्रमुख वांग्मयी भाषा है। यह किसी प्रांत विशेष, जाति या संप्रदाय विशेष की भाषा नहीं है। इस पर सबका समान अधिकार है। इसके नाम और काम दोनों में ही राष्ट्रीयता का ओतप्रोत है। हिंदी भाषा के साहित्य को समृद्ध बनाने में सिंध से बंगाल तक, हिमालय से केरल तक के संतों कवियों का पूर्ण योगदान रहा है। हम गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, बुल्ला साहब, रज्जब, ताज, रशखान, रहीम, जायसी को कैसे अलग कर सकते हैं? जिस सांस्कृतिक मंच से व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, माघ, बाण, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा की वाणी ने समाज को उन्नत बनाया है, उसी मंच पर आज का हमारा हिंदी का साहित्यकार आसीन है। उस पर बहुत बड़ा दायित्व है, उस पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यह एक अखंड परंपरा का उत्तराधिकारी है। उसके श्रम, सहयोग, साहित्य निर्माण पर हम अत्यधिक भरोसा रखते हैं। अगला विदेशी भाषा। भाषा का चौथा रूप विदेशी भाषा का है। विज्ञान की उन्नति ने दुनिया को छोटा कर दिया और जब कोई भी राष्ट्र अकेला नहीं रह सकता, उसे अन्य राष्ट्रों से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। इस दृष्टि से प्रत्येक देश में संसार की कुछ समर्थ भाषाओं या पड़ोसी राष्ट्र की भाषाओं का अध्ययन होता है। इन भाषाओं का रूप विदेशी भाषाओं का होता है और इसके शिक्षण के उद्देश्य मातृभाषा या राष्ट्रभाषा के शिक्षण के उद्देश्यों से सर्वथा भिन्न होते हैं। भारत में रूसी, चीनी, जर्मन, फ्रेंच तथा अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाएं हो सकती हैं। ऐतिहासिक कारणों से भारत में विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी को भविष्य में भी वरीयता मिलेगी और इसमें हानि की अपेक्षा लाभ अधिक है। अतः भाषा के विविध रूपों में अंग्रेजी का स्थान एक विदेशी भाषा के रूप में ही हो सकता है। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभाषा का पद हिंदी को ही दिया जा सकता है। तो हम लोगों ने भाषा के विविध रूप का अध्ययन किया। भाषा के विविध रूप में मातृभाषा, प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सांस्कृतिक भाषा और विदेशी भाषा अध्ययन किया। अगला टॉपिक है हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है। भारत में हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है? प्रेजेंट पोजीशन ऑफ हिंदी। जब संविधान की व्यवस्था हिंदी के बारे में स्पष्ट है, कि यह हमारी वैधानिक राजभाषा है, यह हमारी
वैधानिक राजभाषा है और अंग्रेजी सह राजभाषा है। पर सच्चाई, जैसा कि हम अंग्रेजी के वर्चस्व से जानते हैं, इसके विपरीत ही है। जब संविधान की व्यवस्था हिंदी के बारे में स्पष्ट है कि वही हमारी वैधानिक राजभाषा है और अंग्रेजी सह राजभाषा है, पर सच्चाई, जैसा कि हम अंग्रेजी के वर्चस्व से जानते हैं, इसके विपरीत ही है। हिंदी की बदहाल स्थिति को देख उसके कई शुभेच्छु उसे अंग्रेजीमय बनाकर इंग्लिश द्वारा स्थानापन्न करने और देवनागरी को छोड़ सेकुलर किस्म की रोमन लिपि अपनाने की सलाह भी देने लगते हैं। ठीक है, हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है? प्रेजेंट पोजीशन ऑफ हिंदी। जब संविधान की व्यवस्था हिंदी के बारे में स्पष्ट है कि वही हमारी वैधानिक राजभाषा है और अंग्रेजी सह राजभाषा है। जब संविधान की व्यवस्था हिंदी के बारे में बिल्कुल ही स्पष्ट है कि यह हमारी वैधानिक राजभाषा है और अंग्रेजी सह राजभाषा है, तो पर सच्चाई, जैसा कि हम अंग्रेजी के वर्चस्व से जानते हैं, इसके विपरीत है, इसके उल्टा है। हिंदी की वर्तमान स्थिति को देख उसके कई शुभेच्छु उसे अंग्रेजी में बनाकर इंग्लिश द्वारा स्थानापन्न करने और देवनागरी को छोड़ सेकुलर किस्म की रोमन लिपि अपनाने की सलाह भी देते हैं। स्वतंत्र भारत में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का 65-66 वर्षों का इतिहास है। कई प्रकार की कठिनाइयों को पार कर राजभाषा हिंदी ने अपना एक इच्छित स्वरूप प्राप्त किया है। अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग कार्यालयों में हिंदी दिवस को अनुष्ठानिक या औपचारिक ढंग से मनाया जाता है। अर्थात उस भाषा के प्रति किसी के मन में आस्था जागृत होती नहीं है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। इसके बावजूद राजभाषा हिंदी की प्रोन्नति अवश्य हुई है। हिंदी का एक नया रूप सामने आया है। उसे अधिकाधिक संप्रेषणीय बनाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह हिंदी का यह नया रूप भारत की मुख्य भाषा के रूप में उसे स्थान दिलाने में मदद पहुंचा रहा है। प्रारंभ से ही हिंदी दिवस से जुड़े कई कार्यक्रम संवैधानिक आपूर्ति के हेतु बताए जाते थे, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। राजभाषा के सुगम प्रयोग के लिए बनाए गए प्रौद्योगिकी अस्त्र खास तौर पर काबिले तारीफ हैं। आज राजभाषा हिंदी का इच्छित निशाना हो रहा है, जिसके लिए हिंदी भाषी लोगों की तरह हिंदीतर प्रदेशों के लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी देश की उन्नति यदि सही दिशा में हो, किसी भी देश की उन्नति सही दिशा में हो, तो उस देश की मुख्य भाषा को अनदेखी करना मुश्किल है। मतलब यही कि देश के विकास के साथ अपनी भाषा का भी महत्व है। विकास यदि प्रौद्योगिकी क्षेत्र का हो तो उसमें भाषा का प्रवेश होता है। विकास यदि व्यापार के क्षेत्र का हो तो ग्लोबल ट्रेंड में भाषा प्रवेश कर जाती है।
पूंजी निवेश के अनुपात में भाषा के उपयोग का अनुपात बढ़ता जाता है। इसलिए हिंदी का विकास भारत के अपने विकास पर निर्भर है। वैश्विक बाजार में अगर भारत की भूमिका बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हिंदी का दायरा भी बढ़ेगा। इस तरह हम अंग्रेजी के दबाव से मुक्त हो सकते हैं। विकास यदि व्यापार के क्षेत्र का है तो ग्लोबल ट्रेंड में भाषा प्रवेश कर जाती है। पूंजी निवेश के अनुपात में भाषा के उपयोग का अनुपात बढ़ता है। इसलिए हिंदी का विकास बहुत जरूरी है और हिंदी का विकास भारत के विकास पर निर्भर है। वैश्विक बाजार में अगर भारत की भूमिका बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हिंदी का दायरा भी बढ़ेगा। इस तरह हम अंग्रेजी के दबाव से मुक्त हो सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आजकल राजभाषा हिंदी अपनी सीमाओं से बाहर आ चुकी है। यह नई प्रौद्योगिकी, वैश्विक विपणन तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भाषा बन रही है। इस प्रक्रिया को तेज गति देना बेहद जरूरी है। राजभाषा से एक नई वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी बदल रही है। यह विकास की भाषा भी बन रही है। इस प्रक्रिया को यदि हम पक्के तरीके से रचनात्मक बनाएंगे तो विश्व भाषा के रूप में हिंदी विश्व मंच पर खड़ी हो सकती है। मगर इसके लिए हमें सबसे पहले भाषाई संकीर्णताओं से मुक्त होना होगा और देश की अन्य विकसित भाषाओं के विकास के लिए कार्य करना होगा। राजभाषा हिंदी के स्वरूप और कार्य के बारे में अनुच्छेद 315 में लिखा है कि हिंदी भाषा की प्रसार, वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि यह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों के अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः या अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। इसके पश्चात अब राजभाषा हिंदी का प्रथम स्थान। हम लोगों ने हिंदी की वर्तमान स्थिति की चर्चा की। अगला टॉपिक है राजभाषा हिंदी का प्रथम स्थान। फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ स्टेट लैंग्वेज हिंदी। हिंदी भाषी क्षेत्रों में अर्थात उन क्षेत्रों में जहाँ की मातृभाषा हिंदी है वहाँ हिंदी की शिक्षा को त्रिभाषा सूत्र में अनिवार्य बना दिया गया है। इन प्रदेशों या क्षेत्रों की सीमाओं में हिंदी के प्रचार, प्रसार तथा उत्थान के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी प्रयासों के अलावा कई स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे नगरीय प्रचारिणी सभा आज स्थिति यह है कि सभी हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक हिंदी को न केवल शिक्षण का माध्यम ही बनाया गया है बल्कि हिंदी को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया भी जा रहा है। विश्वविद्यालय स्तर पर भी हिंदी भाषा अनिवार्य न हो तब भी इसके अध्ययन को विशेष महत्व दिया जा रहा है तथा हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्नातक स्तर तक शिक्षण का माध्यम हिंदी ही रखा गया है।
कुछ एक विश्वविद्यालयों तथा विषयों को छोड़कर स्नातकोत्तर स्तर पर भी हिंदी को शिक्षण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रथम भाषा के रूप में हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। केवल कुछ प्राइवेट स्कूल ही ऐसे हैं जो अंग्रेजी का मोह तथा मानसिकता नहीं छोड़ पा रहे हैं, किंतु इनकी संख्या बहुत ही कम है, वह भी केवल नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित है। ये था राजभाषा हिंदी का प्रथम स्थान। अगला है 41% की मातृभाषा हिंदी है। 41% की मातृभाषा हिंदी है। हिंदी हमारे देश में सर्वाधिक लोगों की मातृभाषा है, लेकिन हिंदी से इतर भाषाओं को अपनी मातृभाषा बताने वाले लोगों की तादाद 59% है। पिछले कुछ दशकों में जहां बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल और उर्दू भाषियों की तादाद घटी है, वहीं हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 41% की मातृभाषा हिंदी है, 41%। अगला टॉपिक है औपनिवेशिक दौर की भाषा नीति, कॉलोनियल एरा लैंग्वेज पॉलिसी। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर शासन करता है, उसकी नीतियों का अनुसरण करता है, तो उपनिवेश कहलाता है। सांप्रदायिकता, आतंकवाद और जनमाध्यम पुस्तक में अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण का वर्णन करते हुए जगदीश्वर चतुर्वेदी ने लिखा है कि अंग्रेजों ने भारतीय समाज को जिस तरह लूटा और शोषण किया, उसका भारतीय इतिहास में मिसाल मिलना मुश्किल है। अंग्रेजों के सांप्रदायिकता, आतंकवाद और जनमाध्यम पुस्तक में अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण का वर्णन करते हुए जगदीश्वर चतुर्वेदी ने लिखा है कि अंग्रेजों ने भारतीय समाज को जिस तरह लूटा और शोषण किया, उसके भारतीय इतिहास में मिसाल मिलना मुश्किल है। अंग्रेजों के ज़माने की लूट और इसके पहले के लुटेरे शासकों की लूट का विश्लेषण करते हुए दादा भाई नौरोजी ने 1871 में वित्त संबंधी जांच कमेटी के सामने दिए गए अपने वक्तव्य में कहा, पहले जो विजेता आए वे या तो लूट का माल लेकर चले गए या फिर इस देश के शासक बन गए। पहले जो विजेता आए वे या तो लूट का माल लेकर चले गए या फिर इस देश के शासक बन गए। जब लूटपाट करके चले गए तब बेशक उन्होंने भरी घाव दिए, जैसे थे, कभी इधर छुरा मारा, कभी उधर मारा। लेकिन अंग्रेजों के पास वैज्ञानिक छुरा है और वह सीधा कलेजे तक पहुंचता है, और कमाल यह है कि घाव दिखाई भी नहीं देता है। सभ्यता, प्रगति और जाने क्या क्या ऊंची ऊंची बातों का पलस्तर बढ़ा दिया जाता है और घाव ढक जाता है। यह स्पष्ट है कि अंग्रेजों ने भारत के सामंतों को अपना मित्र और चाकर बनाया। उनकी नीति फूट डालो और राज करो की थी। उस समय के नवाबों, सामंतों के दरबार जन संस्कृति के नहीं रह गए थे, इसलिए जनता से उनका जो अलगाव था वह उनके संरक्षण में चलने वाली भाषा नीति पर भी पड़ा। उदाहरण के लिए हम उस समय के लखनऊ, रामपुर और हैदराबाद के दरबारों में देख सकते हैं, जो उस समय तक एक खास तरह की भाषा शैली
और कविता के केंद्र बनकर उभरे। 1802 के तहत 1802 के पहले हिंदी की कोई पुस्तक मुद्रित रूप में सामने नहीं आई थी। इस वर्ष कलकत्ता के हरखारू प्रेस, कलकत्ता गजट प्रेस, मिरर प्रेस से मर्शिया, सिंहासन, बलीसी, माधेनाल, शकुंतला नाटक और बैताल प्रेस का प्रकाशन हुआ। इसी तरह 1802 ईस्वी में 1802 ईस्वी में खड़ी बोली हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐतिहासिक वर्ष है, जबकि हिंदी की 3 पुस्तकों में संभवतः प्रथम बार प्रेस से संबंध जोड़ा। इसके बाद 1803 ईस्वी में हिंदुस्तानी प्रेस से चतुर्भुज मित्र की ब्रजभाषा पुस्तक का लल्लू जी लाल कवि द्वारा किया गया खड़ी बोली रूपांतर प्रेम सागर के नाम से प्रकाशित हुआ। आधुनिक गणित हिंदी साहित्य विवाद और विवेचना मुरली मनोहर प्रसाद सिंह। खड़ी बोली हिंदी जिस समय जातीय भाषा के रूप में स्थान ग्रहण करने की प्रक्रिया में अपना स्तरीय स्वरूप बनाने का प्रयास कर रही थी, इस समय अंग्रेजी और हिंदी विरोधियों की ओर से अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित की गईं। इन्हीं भाषाओं से जूझते हुए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का अभ्युदय हुआ, एक ऐसे शिक्षाविद के रूप में हुआ जो हिंदी के समर्थन और उसके उत्थान का व्रत लेकर आया था। खड़ी बोली हिंदी जिस समय जातीय भाषा के रूप में स्थान ग्रहण करने की प्रक्रिया में अपना स्तरीय स्वरूप बनाने का प्रयत्न कर रही थी, उस समय अंग्रेजों और हिंदी विरोधियों की ओर से अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित की गई। इन्हीं बाधाओं से जूझते हुए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का अभ्युदय एक ऐसे शिक्षाविद के रूप में हुआ जो हिंदी के समर्थन और उसके उत्थान का व्रत लेकर आया था। 1845 में आप ब्रिटिश हुकूमत के तहत शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। शिक्षा विभाग में नौकरी के समय ही आपने लगभग 26 रचनाएं लिखी। ये सभी पाठ्य पुस्तकों के रूप में रची गई थी। वे हिंदी में संस्कृत के शब्दों के स्थान पर अरबी फारसी के शब्दों के हिमायती थे। ये आधुनिक हिंदी साहित्य विवाद और विवेचना मुरली मनोहर प्रसाद सिंह 12। भारतेंदु युग में सांस्कृतिक परिवर्तन की लड़ाई। भारतेंदु हरीश युग में सांस्कृतिक परिवर्तन की लड़ाई के लिए जो क्षेत्र चुने गए उनमें सबसे पहले क्षेत्र भाषा का था। ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली हिंदी की स्थापना का प्रश्न मूलतः जातीय भाषा के तौर पर हिंदी भाषी जातीयता के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भाषा था। भाषा को बदलने का अर्थ है समूचे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को बदलने के लिए संघर्ष करना, क्योंकि भाषा का पुराना रूप तभी बदलता है जबकि नया सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी की स्थापना की लड़ाई सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष से जुड़ी हुई है। भारतेंदु कालीन गद्य साहित्य क्या इस युग की संपूर्ण सृजन चेतना ही पूर्ववर्ती साहित्य से अलग है? हिंदी भाषी जनसमूह के जातीय स्वत्व की पहचान और ब्रिटिश दासता से मुक्ति के लिए छटपटाती देशभक्तिपूर्ण आंतरिकता के इस नए संदर्भ में हिंदी का सर्वथा
नया साहित्य लिखा जाने लगा। इसके अलावा हिंदी भाषी क्षेत्र की सभी बोलियों के पीछे खड़ी बोली जातीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। अतः हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और उसे समुचित स्थान दिलाने के संघर्ष की पृष्ठभूमि में नया आह्वान भी सुनाई पड़ने लगा। भारतेंदु ने ही सबसे पहले कहा, निज भाषा उन्नति अहै, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को भूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को भूल सूल। फिर से इसको दोहराता हूँ। भारतेंदु ने ही सबसे पहले कहा था, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को भूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। औपनिवेशिक दौर में भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा नीति पर विचार करना बहुत ही जरूरी है। औपनिवेशिक दौर में भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा नीति पर विचार करना बहुत ही जरूरी है। भारतेंदु जी की भाषा नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। पहला, तत्सम के स्थान पर तद्भव शब्द का प्रयोग, तत्सम के स्थान पर तद्भव शब्द का प्रयोग। दूसरा, बोलचाल में अरबी फारसी शब्दों का बहिष्कार न करना, बोलचाल में अरबी फारसी शब्दों का बहिष्कार न करना। तीसरा, गैर बुनियादी शब्द भंडार के लिए संस्कृत का सहारा लेना, गैर बुनियादी शब्द भंडार के लिए संस्कृत का सहारा लेना। चौथा, हिंदी को गांव के साधारण पढ़े लिखे लोगों के लिए सुलभ बनाना। और पांचवा, नागरी लिपि का प्रयोग। अंग्रेजों की भाषा नीति का प्रभाव। तो इस प्रकार औपनिवेशिक दौर में भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा नीति पर विचार करना बहुत ही जरूरी है। भारतेंदु की भाषा नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित थीं। पहला, तत्सम के स्थान पर तद्भव शब्द का प्रयोग। दूसरा, बोलचाल में अरबी फारसी शब्दों का बहिष्कार न करना। तीसरा, गैर बुनियादी शब्द भंडार के लिए संस्कृत का सहारा लेना। और हिंदी को गांव के साधारण पढ़े लिखे लोगों के लिए सुलभ बनाना। अगला, नागरी लिपि का प्रयोग। अंग्रेजों की भाषा नीति का प्रभाव इस हद तक था कि भारतेंदु आदि कई लेखकों ने उर्दू पर कटाक्ष भी किए हैं। है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिघारी हाय हाय। लेकिन बाद के लेखकों बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमचंद, पदम सिंह शर्मा आदि ने भाषा के मिले जुले रूप का समर्थन किया। गांधी जी ने कहा कि भाषा समस्या का समाधान जनता के हित में होना चाहिए। भाषा समस्या का समाधान जनता के हित में होना चाहिए। उनका मानना था कि नेता अंग्रेजी में बोलना छोड़ें, जनता को जो समझ में आए उस भाषा में बोलें, सन 1931 में उन्होंने कहा, 1931 में उन्होंने कहा कि स्वराज्य अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतवासियों का है और केवल उनके लिए है जो संपर्क भाषा अवश्य अंग्रेजी होगी। यदि वह करोड़ों भूखे लोगों, करोड़ों निरक्षर स्त्रियों, सताए हुए अछूतों के लिए है, तो संपर्क भाषा केवल हिंदी ही हो सकती है। औपनिवेशिक दौर के हिंदी
जनक्षेत्र पर विचार करते हुए एक बात तो उभर कर आती है कि वह यह कि हिंदी प्रदेश अनेक दुराचारियों से निपटने के लिए अपने आप को सक्षम बना रहा था। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण के प्रति जागरूकता हिंदी में दिखाई देने लगी थी। भारतेंदु और उनके साथियों ने अंग्रेजों की बात को समझने और निजी क्षेत्र को जनता तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह सफलतापूर्वक किया था। अगला तो भारतेंदु की जो प्रमुख बातें थी वो निम्नलिखित थीं। तत्सम के स्थान पर तद्भव शब्द का प्रयोग, बोलचाल में अरबी फारसी शब्दों का बहिष्कार नहीं करना, गैर बुनियादी शब्द भंडार के लिए संस्कृत का सहारा लेना, हिंदी को गांव के साधारण पढ़े लिखे लोगों के लिए सुलभ बनाना और नागरी लिपि का प्रयोग तथा देवनागरी लिपि का प्रयोग। अंग्रेजी की भाषा नीति का प्रभाव इस हद तक था कि भारतेंदु आदि कई लेखकों ने उर्दू पर कटाक्ष भी किए। हे हाय उर्दू, उर्दू हाय हाय, ऐसा भी स्लोगन दिया। कहाँ सिधारी हाय है। लेकिन बाद के लेखकों बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमचंद, पद्म सिंह शर्मा आदि ने भाषा के मिले जुले रूप का समर्थन किया। गांधी जी ने कहा कि भाषा समस्या का समाधान जनता के हित में होना चाहिए। उनका मानना था कि नेता अंग्रेजी में बोलना छोड़ें, जनता को जो समझ में आए उस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। जनता को जो समझ में आए उस भाषा में बोलें। सन 1931 में उन्होंने कहा भी था कि यदि स्वराज्य अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतवासियों का है, यदि स्वराज्य अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतवासियों का है और केवल उनके लिए है, जो संपर्क भाषा अवश्य अंग्रेजी होगी। तो संपर्क भाषा अवश्य अंग्रेजी होगी। यदि यह करोड़ों भूखे लोगों, करोड़ों निरक्षर स्त्रियों, सताए हुए अछूतों के लिए है, तो संपर्क भाषा केवल हिंदी ही होगी। औपनिवेशिक दौर के हिंदी जनक्षेत्र पर विचार करते हुए एक बात जो उभर कर आती है वह यह कि हिंदी प्रदेश अनेक दुराचारियों से निपटने के लिए अपने आप को सक्षम बना रहा था। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण के प्रति जागरूकता हिंदी में दिखाई देने लगी थी। भारतेंदु और उनके साथियों में अंग्रेजी की चाल को समझने और हिंदी क्षेत्र की जनता तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह सफलतापूर्वक किया था। तो आज हम लोगों ने भाषा के विविध रूपों का अध्ययन किया। भाषा के विविध रूपों में पहला मातृभाषा का अध्ययन किया, मातृभाषा की क्या उपादेयता है इसका अध्ययन किया। इसके पश्चात हम लोगों ने प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन किया। प्रादेशिक और क्षेत्रीय भाषा के पश्चात राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है इसका भी अध्ययन किया। जबकि राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा होना चाहिए, लेकिन भारत में इन दोनों में अंतर है। इसके पश्चात हम लोगों ने सांस्कृतिक भाषा का अध्ययन किया। सांस्कृतिक भाषण का अध्ययन किया। हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है। हिंदी की वर्तमान स्थिति अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है जिस स्तर की कल्पना की जाती है या जिस स्तर तक पहुंचा जाना चाहिए था। हिंदी की वर्तमान स्थिति
अभी भी भारत में 41% लोगों की मातृभाषा हिंदी ही है। इसके पश्चात हम लोगों ने चर्चा की औपनिवेशिक दौर की भाषा नीति। औपनिवेशिक दौर में भाषा नीति क्या थी? अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे औपनिवेशिक दौर और हिंदी। हैव अ नाइस डे।